स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस करना हो तो वो बिजनेस के कौन कौन से फॉर्म को यूज़ कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम देख सकते हैं, यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ये वो बिजनेस के फॉर्म हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस के बारे में दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो फर्स्ट है उसमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। ये दो प्रकार से हमें यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाले में दिया ऑनरशिप के एंगल से और सेकंड वाले में दिया उनके फॉर्म के एंगल से। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में हमें सेकंड जो पॉइंट है इसी को इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग हमारी उसके ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें कि उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कंक्लूड किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है। फर्स्ट चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का था। इस प्रकार से हमारा सिलेबस 20 मार्क्स का इस चैप्टर के पूरे होने के साथ हो जाएगा, यानी 25% सिलेबस हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम 20 मार्क्स का जो चैप्टर हो रहा है सेकंड नंबर का और फर्स्ट नंबर का मिलाकर, उसके एंगल के हिसाब से प्रिपरेशन एग्जाम के लिए करेंगे। फिर पीरियडिक टेस्ट में ये दोनों चैप्टर एग्जाम में आएंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ में। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. हम देख सकते हैं कि हम जब बिजनेस करते हैं कोई भी या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे द्वारा कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को यूज़ किया जाता है। हर बिजनेस एंटरप्राइज किसी दूसरे बिजनेस से अलग होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है। एवरी बिजनेस एंटिटी adopt some form of business organization to carry out business activities. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए बिजनेस की किसी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इन्हें हम 3 मुख्य रूप से भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को देखते हैं। द बिजनेस एंटरप्राइजेस which are owned, controlled and managed by private individuals are known as private sector enterprise. यहाँ पर इसको बिल्कुल समरी में बता दिया गया है कि ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा या प्राइवेट व्यक्तियों के समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है और उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वो उसके मालिक होते हैं, उसे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। दिस एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में आते हैं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की है धीरू भाई अंबानी ने और उनके मृत्यु के बाद उनके बिजनेस को 2 भागों में बांट दिया गया, उनके 2 बेटों में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो मुकेश अंबानी के द्वारा आज के डेट में चलाई जा रही है और इसी के बिजनेस के चलते मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की भी कंपनियाँ हैं, बिरला ग्रुप की भी कंपनियाँ हैं, विप्रो की भी कंपनियाँ हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये प्राइवेट पर्सनस या उनके इंडिविजुअल्स के ग्रुप के द्वारा चलाई जाती हैं और इनका गवर्नेंस करना, कंट्रोलिंग करना और उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, ये सब उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बिजनेस एंटरप्राइज which are owned, controlled and managed by the
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ध्यान देंगे यहाँ पर बता दिया है, ऊपर भी अभी हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर में भी 3 पॉइंट थे, ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, वहाँ था बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज आया। और यहाँ है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और ऑन किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी पैसा लगाना होता है कैपिटल में वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, वही इसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। उन्हें हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा माना जाता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो काम करती है, इसलिए इन्हें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहा जाता है। दिस इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस होता है, जबकि हमने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इनके मोटिव में भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कार्य करती है। हम एग्जांपल देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, इसमें दिया हुआ है सेल, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी प्रकार से गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नाम बताए गए हैं, इनके द्वारा कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल है, इनका कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किया जाता है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ कंपनी बनाई गई हैं। इसका में थर्ड है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, विच इंटरप्राइज who are owned, controlled and managed by jointly private entrepreneur and government is called joint sector enterprises। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज या संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं, जिसमें सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, उनकी कंट्रोलिंग की जाती है और उनका मैनेजमेंट मिलकर किया जाता है, उन्हें जॉइंट सेक्टर में शामिल करते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस इंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इसमें रोज़ के होने वाले जो भी कार्य होते हैं वो प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा संभाले जाते हैं। वेयर इज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि सरकार के द्वारा आप मैनेजमेंट में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इनका सुपरविजन का कार्य किया जाता है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का हम एग्जांपल दे सकते हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरी। इस प्रकार से जॉइंट सेक्टर के एंटरप्राइज होते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है जो इस चैप्टर की खासियत है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं फॉर्म्स के बारे में लिस्ट बनाई हुई है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ये 5 फॉर्म बताई गई हैं। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में के लिए जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के 5 फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप को समझाने के लिए ब्रैकेट में दिखाया है सोल प्रोप्राइटर, इसका मतलब होता है वन ऑनर, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें केवल एक ही ऑनर होता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में शामिल करते हैं। डेफिनेशन देख सकते हैं, अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नॉन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसको कि कैपिटल लगाने का कार्य एक व्यक्ति करता है, उसी के द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है, बिजनेस की कंट्रोलिंग भी वही व्यक्ति करता है, यानी एक ही व्यक्ति सारे कार्य करता है। इस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। हिंदी में इसे एकाकी व्यापार कहा जाता है। एकाकी व्यापार यानी कि अकेले करने वाला कारोबार। इस प्रकार से यहाँ पर इसके हम डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई है, एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। 2.2 में फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकाकी व्यवसाय की क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें क्या खासियत होती है। तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं सिंगल ओनरशिप। चूँकि ये बिजनेस एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए इसमें बिजनेस का मालिक केवल एक ही व्यक्ति होता है, तो ऑनरशिप एक ही व्यक्ति के पास में होती है सारी की सारी, और बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करना होती है वो अकेले उसी व्यक्ति के द्वारा लगाई जाती है।
और एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होने पर भी उसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेकंड है इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। इस बिजनेस की खासियत होती है कि एक अकेला व्यक्ति मालिक है तो बिजनेस में होने वाला सारा प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो अकेले उसी व्यक्ति को मिलना है, इसलिए जो लॉस होता है वो अकेले इस सिंगल इंडिविजुअल को ही बियर करना होता है, और अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी अकेला उसी को मिलता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो होल रिस्क है इज बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। The sole beneficiary of all the reward is one individual only। और यदि बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो वो सारा का सारा भी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। इस प्रकार से अकेले ही सारे प्रॉफिट और लॉस को बियर करना होता है। थर्ड है इसके बाद में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इस वर्ड को हमें ध्यान से समझना जरूरी है। हमने अकाउंटेंसी में एक कंसेप्ट पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी का। वहाँ हमने पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक होता है उन्हें अलग अलग एंटिटी समझा जाता है, अलग अलग व्यक्ति समझा जाता है, और एक के हिसाब को हम दूसरे के हिसाब के साथ शामिल नहीं करते। इसीलिए बिजनेस के मालिक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ड्राइंग्स के रूप में एंट्री की जाती है। अब हम यहाँ पर समझें, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ऑनर। यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अकेला कारोबार करता है, अकेले कोई बिजनेस चलाता है, तो वो व्यक्ति और उसका बिजनेस दोनों को एक ही माना जाता है, वो कानूनी दृष्टि से एक ही व्यक्ति होते हैं। लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनर एंड द एंटरप्राइज। कानून के हिसाब से उस व्यक्ति और उस बिजनेस में कोई अंतर नहीं होता, और इस कारण से बिजनेस और ऑनर एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं। इसी कारण से अगर बिजनेस में कभी कोई लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी उस के ऑनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। इस बिजनेस की सबसे खास बात होती है एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को गवर्न करता है, उसी को सब कुछ कार्य करना होता है, कोई उस व्यक्ति को रोकने टोकने के लिए नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा बहुत ही कम रूल्स बनाए गए हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व। इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए यानी कि फॉर्म करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसको चलाने के लिए भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और बंद करने के लिए डिसॉल्व करने के लिए भी कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी नहीं बनाई गई हैं। ओनली अ लाइसेंस इज नेसेसरी इन सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस। कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए केवल एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, केवल वो लाइसेंस ले लिया जाए तो इस तरह का बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। द प्रोप्राइटर एन्जॉयज फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इस प्रकार के बिजनेस में मालिक अकेला अपने बिजनेस को चलाने की आज़ादी को महसूस कर सकता है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के राय की जरूरत नहीं होती, किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ द बिजनेस। ये बताया है कि बिजनेस का जो मालिक है वो बिजनेस के जितनी भी उधारियां हैं उनको चुकाने के लिए पर्सनली लाइबल है, यानी बिजनेस की एसेट्स को बेच के वसूली नहीं कर सकते, तो बिजनेस के मालिक को अपने एसेट से इनको चुकाना पड़ेगा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस, if the business assets are not sufficient to meet all business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities। यहाँ ये बताया है कि बिजनेस में कोई एसेट अगर लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है तो बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उन लाइबिलिटीज़ को रीपे करना पड़ता है, इसलिए इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है। ये एक इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसको हमेशा अच्छे से ध्यान से समझें और याद रखें। वन मैन कंट्रोल। द प्रोप्राइटर इज द सोल ऑनर ऑफ द फर्म एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट। बिजनेस के मालिक का अपने बिजनेस के ऊपर पूरा कमांड होता है, कोई और रोकने वाला नहीं होता। उसके बिजनेस का ऑनरशिप और मैनेजमेंट अकेले उस व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी मदद के लिए अगर चाहें तो किसी व्यक्ति को मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, परंतु बिजनेस में पूरा कंट्रोल उनका खुद का रहता है।
7th है स्मॉल साइज। इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं आमतौर पर इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली। चूँकि इस प्रकार के बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड होता है वो एक ही व्यक्ति को देना होता है, मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति को करना होता है और जो कंट्रोल है उसी के हाथ में है। इस कारण से इसका आकार आमतौर पर बिजनेस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की कैपिटल इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी भी कम होती है। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका कारण है बिजनेसमैन के पास में अपना खुद का फंड बहुत ही लिमिटेड होना और उस व्यक्ति के पास में अपने मैनेजमेंट की स्किल का बहुत लिमिटेड होना। इस कारण से इस प्रकार के बिजनेस के साइज बहुत ही छोटे होते हैं। फिर है 8 पॉइंट फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस प्रकार के बिजनेस को बंद करने और शुरू करने के लिए कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है और सरकार के द्वारा भी इसके ऊपर ज़्यादा निगरानी नहीं रखी जाती। केवल इसमें कुछ बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है और इस बिजनेस को हम जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं और जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, जैसा कि हम इसमें पहले भी पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद में 9वां पॉइंट है लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। चूँकि इस प्रकार के बिजनेस का मालिक एक व्यक्ति ही होता है और उस व्यक्ति के जब तक वो ठीक है वो बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है तब तक ये बिजनेस चलता रहता है। बट ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर इसको बिजनेस को चलाना संभव नहीं होता, जबकि उस बिजनेस के ऑनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकेपेबल हो जाता है, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो जाता है, एलिमेंट इस प्रकार की स्थिति होती है, तब इस तरह के बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक चलते नहीं देखे जाते हैं। यानी जब तक व्यक्ति ठीक है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है या उसमें बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तभी तक इस तरह के बिजनेस चलते देखे जाते हैं। इसी को समरी के रूप में, इस प्रकार के ट्री के रूप में हम बनाकर याद रखने के लिए आसानी से देख सकते हैं। हमें जब अकाउंट इसके नोट्स बनाने होते हैं हमें इसी प्रकार के चार्ट बनाने चाहिए और उन्हीं के आधार पर इनके समरी में एक्सप्लेनेशन को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में थ्योरी के रूप में जब आते हैं तो हम इन्हीं पॉइंटों के आधार पर एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ईजिली इनको याद रखा जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद में है मेरिट्स एंड आर एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को शुरू किया जाता है तो उसको शुरू करने के क्या लाभ होते हैं। तो फर्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अभी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें शुरू करना और बंद करना बहुत ही आसान होता है। गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए कोई लीगल फाउंडेशन नहीं बनाई गई, कोई स्पेसिफिक इसका लॉ नहीं है। जब चाहे तब बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जब चाहे तब इसको बंद किया जा सकता है। केवल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे शुरू करना बहुत ही आसान है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड है डायरेक्ट इंसेंटिव। इसमें एक व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट उस अकेले व्यक्ति को ही मिलता है। इसमें पार्टनरशिप जैसी स्थिति नहीं होती कि जो प्रॉफिट होगा वो और लोगों के बीच में बढ़ जाता है, भले ही वो उतनी मेहनत ना करते हों। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसमें बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो जितनी भी मेहनत करता है, जितने भी एफर्ट लगाता है, वो सारा रिवार्ड उस अकेले व्यक्ति को ही मिलता है। यहाँ जितना एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उतना ही एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा उसे। फिर है थर्ड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम लोचशीलता कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लोचशीलता, यानी आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव करने की कैपेसिटी का होना। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम। इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि इसमें अकेले ही बिजनेस का प्रोप्राइटर डिसीजन लेता है, इससे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसका टाइम के वेस्टेज से वो बच जाता है। बाय क्विक डिसीजन इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। तुरंत निर्णय लेकर और तुरंत कार्रवाई करके हम बिजनेस के जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं और इससे हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। देयर आर नो डिलेज। इससे कार्यों में देरी नहीं होती और हम जल्दी से बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। फोर्थ है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स। इस तरह के बिजनेस में होने वाला जितना भी प्रॉफिट होता है वह अकेले बिजनेस के मालिक को मिलता है। ये उसका सबसे बड़ा लाभ होता है। इसीलिए लोग इस प्रकार के बिजनेस को करते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ तो मैं किसी और के साथ में बिजनेस करने के बजाय
अब अकेले बिजनेस करूँ तो सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। इस भावना के मन में आने से, इस फीलिंग के मन में आने से लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं। इसके बाद में है पर्सनल टच। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जनरली ऑल द वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। इसमें बिजनेस में होने वाले सारे कार्य बिजनेस के मालिक के द्वारा स्वयं किए जाते हैं। इस कारण से वो अपने कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और अगर उसने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया हुआ है तो उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी डायरेक्ट टच में वो रहता है, और इससे आवश्यकता के हिसाब से वो कस्टमर्स की डिमांड के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स को बदल सकता है और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है, इससे कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है सीक्रेसी, यानी गोपनीयता। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स। आमतौर पर बिजनेस में देखा जाता है कि कुछ लोग बिजनेस में अपने पर्सनल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं उन्हें दूसरों को डिस्क्लोज करके उनसे एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते हैं, और इस प्रकार से उनको तो प्रॉफिट होता है लेकिन बिजनेस को लॉस उठाना पड़ता है। इस बिजनेस सबसे खास बात होती है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो अकेला एक ही व्यक्ति है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट होते हैं अकेले उसी को पता होते हैं, इससे किसी और को उनकी जानकारी से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कोई हमें किसी अन्य व्यक्ति को इन इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करके नहीं बताना होता है। जैसे कि कंपनियों को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लीगल बाउंडेशन के कारण पब्लिश करना पड़ती है, तो सभी लोगों को, सारे कॉम्पिटिटर को उनकी जानकारी मिल जाती है। ऐसा इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती हैं, और जब बिजनेस का प्रोप्राइटर चाहे वो डिसीजन ले सकता है और बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। इसके बाद में है 7 पॉइंट इंडिपेंडेंट कंट्रोल। तो इस प्रकार के बिजनेस का पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर के अपने हाथों में होता है। वो अपने हिसाब से कार्य करने की आज़ादी को महसूस कर सकता है, और सारे के सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं, और बिजनेस का रन भी वही करता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है और सारे के सारे कार्य करने की आज़ादी उसे प्राप्त होती है। फिर है सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ऐसे बिजनेस के लिए ठीक माना गया है जिसमें कि कार्य को छोटे लेवल पे करना होता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बहुत सारे कार्य, बहुत अलग अलग किस्म के कार्य को नहीं संभाल सकता, और जितने बड़े पैमाने पर बिजनेस को करेंगे उतनी ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ही ज़्यादा मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत होती है, और उतने ही ज़्यादा वर्क होते हैं, तो उन्हें संभालना भी मुश्किल होता रहता है। इसलिए इस प्रकार के बिजनेस आमतौर पर छोटे छोटे बिजनेस के रूप में चलाए जाते हैं, जहाँ पर कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है और पर्सनल अटेंशन भी कम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। इसके बाद में है 9वां पॉइंट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। जब हम अपने लिए काम करते हैं और अपने हिसाब से कार्य करने की स्थिति में होते हैं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति हमें अपने हिसाब से काम कराना चाहता है तो हम काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ सारे कार्य उसी के हिसाब से हमें करने होते हैं, यानी कि हमें अपने हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रकार के बिजनेस में हम अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहे अपने बिजनेस को चला सकते हैं, जैसे चाहे चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी इसमें शामिल होता है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब जैसा किसी बिजनेस में प्लस पॉइंट होते हैं वैसे उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं, इन्हें हम डिसएडवांटेज या डिमेरिट कहते हैं। इसका सबसे पहला नुकसान जो है, इसकी जो सबसे पहली कमी है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज का होना। हमने अभी पढ़ा है कि एक बिजनेस का जो मालिक होता है वो अकेले ही सारी कैपिटल लगाता है, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ सोल बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, भारत की अधिकांश जनता तो गरीब है, तो उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती है। तो यही सबसे बड़ी कमी है इस बिजनेस की। देयर इज़ ए लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पर्सन। एक व्यक्ति अपने पास में लगाएगी कैपिटल से और एक्स्ट्रा पैसा लगाने की स्थिति में नहीं होता। दिस रिड्यूसेस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। इससे बिजनेस के ग्रोथ करने की स्कोप जो होते हैं वो घट जाते हैं। द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस। इस प्रकार के बिजनेस को में
लार्ज स्केल पे चलाना हो या मीडियम स्केल पे चलाना हो, उसके लिए एक व्यक्ति इतना फंड इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो उनको चला सके। इसलिए हमेशा ये देखा गया है कि स्मॉल स्केल के बिजनेस ही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में चलाए जाते हैं और वही बेहतर ढंग से चल पाते हैं। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यदि बिजनेस में कभी प्रॉफिट के स्थान पर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पेमेंट करने के लिए बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनको सेल करने के बाद में भी अगर लायबिलिटी बाकी रह जाती है तो वो प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूल की जा सकती है। यानी कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनली लाइबल है बिजनेस के ऑल डेट्स के लिए। तो कभी बहुत हेवी लॉस हो जाए तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, ये इसके सबसे बड़ी कमी है। थर्ड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा ज़्यादा लोगों को प्राप्त नहीं है और जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त भी की है उनको बिजनेस की जानकारी नहीं होती, क्योंकि कॉमर्स के द्वारा अंदर ये विषय पढ़ाया जाता है। कॉमर्स में हम इसके बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसकी ली जा सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में अधिकतर लोग तो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें बिजनेस की जानकारी नहीं होती। और भारत जैसा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क लोग करते हैं, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट उनकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है। इस कारण से इन बिजनेस के जो मालिकों के अंदर मैनेजरियल स्किल बहुत ही लिमिटेड होती है और इसके कारण से ये जो बिजनेस होते हैं उसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते, ज़्यादा बेटर ढंग से डील नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से इनका जो ग्रोथ का चांस होता है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजरियल स्किल का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यदि उनके पास ना हो तो वो किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट भी कर सकते हैं मैनेजर ग्रुप में, पर उसकी सैलरी देना इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि इनकी कैपिटल भी कम होती है। फोर्थ है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल के रिक्वायरमेंट मस्ट है, यानी कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल का ज़्यादा होना जरूरी है। लेकिन इस प्रकार के बिजनेस की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ही यही है कि इसको जो ऑनर होता है वो एक ही होता है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो आमतौर पर इसका स्मॉल स्केल ऑपरेशन में ही देखे जाते हैं और इसको एक्सपेंड करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है ड्यू टू लेक ऑफ कैपिटल। फिफ्थ है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। इस प्रकार के बिजनेस तभी तक चलते हुए देखे गए हैं जब तक कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का जो मालिक है वो फिजिकली और मेंटली सक्षम रहता है और जैसे ही वो किसी प्रकार से बीमार होता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो मर जाता है तो इस प्रकार के बिजनेस आमतौर पर बंद होते देखे जाते हैं। इसलिए इनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर बिजनेसमैन का जो बच्चे होते हैं वो भी इस प्रकार के बिजनेस में आना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से हम यहाँ कंक्लूजन में देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ हमने सीखा कि जो एकाकी व्यवसाय हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस हैं वो किसके लिए सुटेबल हैं, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए। क्यों है, क्योंकि द सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल फॉर इंटरप्राइजेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन एंड लिमिटेड कैपिटल एज लोकल ग्रोसरी शॉप, स्मॉल बेकरी शॉप, टेलरिंग शॉप, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक, लॉयर्स ऑफिसेस एट्सेट्रा। तो इस प्रकार के बिजनेस हम देख सकते हैं जहाँ पर कि पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत होती है और जहाँ कैपिटल के रिक्वायरमेंट कम होती है, उस प्रकार के बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें कि हम एग्जाम्पल में इन नामों को देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो 5 टॉपिक हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के, उनमें से फर्स्ट टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप का हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।